कल कौन कौन नहीं था? बस बाकी सब थे। हाथ खड़े करो। चलो, डेली आया करो। जो छूट गया है उसको पढ़ो, कोई डाउट हो तो पूछो। चलो, हेडिंग डालो। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। हेडिंग डालेंगे। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। लिखो, इंटेंसिव वेरिएबल्स। इंटेंसिव वेरिएबल्स। लिखो इसमें, इंटेंसिव वेरिएबल में लिखो, इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम्स साइज। ऐसे वेरिएबल जिनको सिस्टम के साइज से कोई लेना देना, चाहे सिस्टम बड़ा बना रहे चाहे छोटा, उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है ना? सिस्टम्स साइज और अमाउंट ऑफ मैटर, और अमाउंट ऑफ मैटर, ऐसे वेरिएबल्स को बोलते हैं क्या? इंटेंसिव वेरिएबल्स। एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल लिखो। एक आध आप बता सकते हो क्या? डेंसिटी, टेम्परेचर, है ना, प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट, ईटीसी। लिख लो। डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक हीट, बॉइलिंग पॉइंट, ईटीसी। ठीक है। चलिए, अगली हेडिंग। अच्छा, इसमें एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख लो। लिख लो नीचे, इफ यू स्प्लिट द सब्सटेंस, इफ यू स्प्लिट द सब्सटेंस, if you split the substance, then the intensive properties stays the same. Then the intensive properties stays stay same. अगली हेडिंग डालो, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। लिखो, डिपेंडेंट ऑन, डिपेंडेंट ऑन systems size,
गम्स मतलब क्या होता है, मसूड़े? अगर गम्स बढ़ते तो डायबिटीज हो जाती क्या? ऐसा कुछ होता क्या? चलो, दांत दिखाने गए थे, डॉक्टर बोला था आपको डायबिटीज है। आपके गम्स बहुत ज्यादा है। अरे, पगला गया। चलिए लिखो, बोला डायबिटीज का टेस्ट करा लो। तो आज हम सोच रहे डायबिटीज का टेस्ट करा लो। हाँ, लिखेंगे। डिपेंडेंट ऑन सिस्टम साइज और अमाउंट ऑफ मैटर। और किस पर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है। सिस्टम का साइज बदलेगा तो ये भी बदल जाते हैं। जैसे लिखो, मास, वॉल्यूम, है ना, नंबर ऑफ मोल्स, एंट्रोपी, एंथैल्पी। ठीक है, नीचे लिख लो। दे आर एडिटिव। ये कैसे होते हैं? एडिटिव। एक कंटेनर के मोल प्लस दूसरे कंटेनर के मोल, तो टोटल मोल क्या हो जाएंगे? म्यू 1 प्लस म्यू 2। दे आर एडिटिव। कैसे होते हैं ये? एडिटिव। चलो, अब हेडिंग डालो। आप सबको पता है थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? हम्म। चैप्टर में आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे अपन, है ना। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब दो लोगों के टेम्परेचर क्या होते हैं? देन दे आर सेड टू बी इन थर्मल, उन्हीं को बोला जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। ठीक है। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम लिखना जरूरी है क्या? when temperature of two or more than two objects are same then they are said to be in thermal equilibrium। लिखोगे क्या? तो जल्दी लिखो फिर। जब दो ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर क्या हो जाए? सेम, तो उनको बोला जाता है कि वो भैया थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना। बरका, ओ बरका, लवकर लिखा। आइन, टी न आइन। CnH2n, ये किसका फॉर्मूला है? और CnH2n+1 और CnH2n+2, एन इन आयन, किसका फॉर्मूला है? एन इन आयन। जैसे मेथेन, मेथीन, मेथाइन, एथेन, एथीन, एथाइन। गिनती आती पूरी? मैथ एथ प्रोप ब्यूट, सुनाना। मैथ, फिर मैथ एथ, फिर प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स ऑप्ट, फिर ऑक्ट, फिर नॉन डेक। डेका आती कि डेका? डेका के बाद बस 10 तक ही पढ़ी क्या? डेका के बाद अकरा, अकरा अकरा, फिर बरका, फिर अकरा के क्या बनेंगे?
अकरेन, अकरीन, अकराइन। अरे दोस्त, समझ रहा होगा तुम। चलो, हेडिंग डाल लो। ये है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या हुआ? थर्मोडायनेमिक्स में पहला लॉ पहले आ गया, फिर दूसरा लॉ आ गया, और जो सबसे बेसिक लॉ था वो बाद में आया। अब साइंटिस्ट लोगों ने बोला इसको क्या नाम दें, थर्ड लॉ, लेकिन ये है तो सबसे बेसिक। तो उनने बोला अब लेकिन फर्स्ट को तो फर्स्ट बोल दिया है, तो इसको फर्स्ट कैसे बोल सकते हैं, वरना पूरा सिस्टम हटाना पड़ेगा। तो इसलिए उनने इसको क्या बोल दिया, जीरो बोल दिया, है ना। हेडिंग डालो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है एक नंबर में। राइट द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ लिखिए, जीरोथ। तो जीरोथ लॉ, ठीक है। तो क्या है जीरोथ लॉ? तीन लोग हैं, कितने? ए बी सी। अगर ए और बी के टेम्परेचर सेम है, ठीक है, और बी और सी के टेम्परेचर सेम है, तो ए और सी के भी सेम हो जाएंगे, है ना। मतलब ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। लिख ली, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बैठ के हो गया, लिख लिए। बड़ा फास्ट है यार। हैं? शादी वादी भी जल्दी करोगे क्या? है, मुस्कुरा गए शादी के नाम पे। है, देख लिया क्या घर वालों ने? तो मुस्कुरा क्यों रहे? बेटा, लड्डू फूटा मन में शादी का। अरे मर गए, शर्मा रहा है। भयंकर शर्मा रहा है यार ये तो। इनको बुलाओगे? इन सबको बुलाओगे क्या? बुलाओगे? हाँ, कब कर रहा है? बुलाओगे इसका मतलब डेट भी पता होगी कब कब कर रहा है। यहाँ से निकलने के बाद ही? चलिए। जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा उनकी शादी जल्दी हो जाएगी। घर वाले बोलेंगे बीएससी कर लो, अब क्या है, एमएससी कर लो, निपटाओ शादी वादी, और क्या, अब जिंदगी के बाकी काम लेट थोड़ी करेंगे। शादी करो और क्या, निपटाओ। जिनको कॉलेज मिल जाएगा वो 4 साल डिग्री में निकाल देंगे, 5, और फिर 1 साल और तैयारी कर लेंगे वो, है ना। फिर 1 साल तैयारी करके फिर कहीं ना कहीं अगर उनका लग गया नंबर, तो स्पेशलिस्ट भी बन जाएंगे, 2 साल वहां टाइम पास कर लेंगे। 2 साल की होती ना वो। और अगर वहां नंबर नहीं लगा, तो जिस बेस पे डिग्री करी है उस पे दुकान खोल लेना अपनी, और शादी वादी निपटा लेना। बीडीएस का काम बढ़िया है लेकिन, बीडीएस जैसी जॉब, बीडीएस गर्ल्स को बहुत अच्छा सूट करता है। गर्ल्स, मतलब ऐसी गर्ल्स जिनको घर वाले बाहर भेजना नहीं चाहते, तो वो बढ़िया अपने घर में दुकान खोल सकती है। बीडीएस में हमने देखा एक मशीन लगती है, और एक वो लगता है, क्या बोलते हैं, अरे उसमें इंस्ट्रूमेंट रख दो तो कीटाणु मर जाते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? अरे अल्ट्रा वायलेट, जिसमें रेज रहती हैं, तो वो, मतलब, और आजकल एक्सरे भी हाथ में रहता है उनके, बीडीएस वालों के। ऐसा मशीन होती है, एक उठा के लेके आते हैं, यहाँ लगाते हैं, और एक अंदर प्लेट रखते हैं, हो गया एक्सरे। तो कितने इक्विपमेंट चाहिए? 3। एक आपकी मशीन बड़ी सी, वो बड़ी मशीन रहेगी, और एक एक्सरे मशीन, और क्या, एक वो डब्बा जिसमें आप अपने इक्विपमेंट्स रखोगे, है ना, अल्ट्रावायलेट रेज में, जिससे कीटाणु ना, क्योंकि बार बार वही एक ही मिरर होता है उनका, किसी के मुंह में डाल रहा है, कहीं किसी के मुंह में डाल रहा है। तो बड़ा हमें देख के बड़ा अजीब लगा यार, अभी तुम थोड़ी देर पहले उसके मुंह में डाल रहे थे, अब मेरे मुंह में डाल रहे हो, है ना। लेकिन वो क्या करते हैं, उसको धुल के बार बार अंदर रख देते हैं, तो उससे कीटाणु मर जाते हैं उसके। तो 3 चीजें, बाकी रही बात आपके टेबल कुर्सी की, जमीन में बैठ जाना, अगर पैसे बचाना हो तो। बताओ, सही है कि नहीं? बीडीएस हो गया आप, सही काम है। आई वाला भी सही है वैसे, उसमें भी बस एक मशीन चाहिए, एक वो चश्मा चाहिए, और रख रख के पूछना है।
आई वाला भी काम सही है वैसे, है कि नहीं? चलिए, ये हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम। आगे बढ़े, हेडिंग डालो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वीडियो भी दिखाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट लॉ पढ़ने के बाद इसका होमवर्क दे दे, बस आज यहीं तक पढ़ना है अपन को। तो क्या होता है फर्स्ट लॉ, ध्यान से सुनो, सुनेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया, तो केमिस्ट्री में क्या होता है दोस्त, आपकी रिएक्शंस होती हैं, क्या होती हैं, है ना? समझना। लोग ऐसे बोलते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा उल्टा है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, सब सीधा है। ध्यान से सुनो, आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रही है, अंदर, और उससे एनर्जी निकलती है, इंटरनल एनर्जी। और उसी इंटरनल एनर्जी से आपकी वहां पर गर्मी पैदा होती है, हीट पैदा होती है ना? और वही इंटरनल एनर्जी हीट में भी कन्वर्ट होती है, और वही इंटरनल एनर्जी वर्क डन भी करती है, वॉल्यूम भी बढ़ा देती है। तो वो इंटरनल एनर्जी कहाँ से आई, केमिकल रिएक्शन से, है ना? जो कि अंदर हुई। इसलिए वहां पर आप इक्वेशन लिखते हो, डी यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही लिखते हो। यहां पर अपन, अंदर कुछ नहीं अपनी गैस के पास, यहां पर अपन को बाहर से देनी पड़ती है, हीट क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। इसलिए यहां पर हीट जो अपन देंगे किसी सिस्टम को, उससे थोड़ा बहुत वर्क डन होगा, और बाकी की हीट गैस का टेम्परेचर बढ़ाएगी, इंटरनल एनर्जी। समझ रहे हो? गैस का टेम्परेचर बढ़ना मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना, मतलब मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ना। अगर अपन को कोई हीट दे, तो अपन इधर उधर भगेंगे कि नहीं, ऐसे ऐसे, है ना? तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, कि वेन एवर वी सप्लाई हीट टू द सिस्टम, देन इट यूटिलाइज इन टू वेज। ये दो वेज में यूज होती है। पहला, वन पार्ट ऑफ हीट कन्वर्ट इन वर्क डन, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट कन्वर्ट इन इंटरनल एनर्जी। तो इसलिए अपनी इक्वेशन क्या बनी, Q इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डी क्यू। समझे? ठीक है, कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, ठीक है। अब यहां पर अपन देखेंगे साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन, तो वर्क डन का, अगर वर्क डन बाय सिस्टम है, तो मतलब सिस्टम ने सराउंडिंग को हरा के पिस्टन को कहाँ खिसका दिया, तो पॉजिटिव, वॉल्यूम बढ़ रहा है। और वर्क डन ऑन सिस्टम है, मतलब सराउंडिंग ने पिस्टन को, तो कौन हार गया, सिस्टम हार गया, सराउंडिंग जीत गया, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम। तो वर्क डन नेगेटिव लेंगे, ठीक है। हीट कभी भी अगर दी जाए तो पॉजिटिव, और अगर सिस्टम से बाहर निकल रही है तो निगेटिव। डीयू, डीयू का फॉर्मूला अभी आप केटीजी में पढ़ के आए हो, बोलो क्या, F/2 म्यू आर डी टी, पढ़ के आए हो। इंटरनल एनर्जी मतलब केवल काइनेटिक एनर्जी, और वो अपन पढ़ के आए, F/2 म्यू आर टी, मोल के फॉर्म में, है ना? और मॉलिक्यूल के लिए क्या पढ़ा, F/2 एन के टी। यहाँ पे डीयू लिखा है, इसलिए क्या लिख देंगे, F/2 म्यू आर डी टी, है ना? तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डीयू पॉजिटिव, और टेम्परेचर कम हो रहा है तो डीयू नेगेटिव। क्लियर है? तो ये आपका साइन कन्वेंशन रहेगा। बताओ, कोई दिक्कत? नहीं? नहीं? लिख लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिख लो जल्दी से। हम्म, ये डायग्राम बना लो पहले, ऐसे ही सिस्टम, उसमें थोड़ी गैस, डॉट 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 डॉट, और उसको हीट दो। दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है कॉपी पे? नहीं, दूसरे की कॉपी पे लिख दो।
इसके बाद हेडिंग डालना साइन कन्वेंशन। तुला दिसत नाही तिकडे काय? काय झालं तुला? दिसत नाही का? का ती का ज्यादा लांब झाली का? क्या गुस्से में भेज दिया क्या तुम लोगों ने? रो रही बैठ के वहाँ। साइन कन्वेंशन, चलिए साइन कन्वेंशन देखते हैं। ये लिख किया सबका? चल, तो फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। तो फर्स्ट लॉ पता क्या है? बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, आपने कुछ एनर्जी दी, हीट क्या एनर्जी, और वही एनर्जी दो फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है ना। लॉस यहाँ पे कुछ भी मानते नहीं अपन, तो एनर्जी कंजर्व है कि नहीं? तो आपसे ये पूछा जा सकता है किस पर बेस्ड है, तो क्या बोलोगे? एनर्जी कंजर्वेशन। किस पर, लिख लो वहां पे। बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लिखो। लिख लो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। हीट दी गई है कि हीट ली गई है, वर्क डन सिस्टम के ऊपर हुआ है कि सिस्टम ने वर्क किया है, टेम्परेचर बढ़ा है कि टेम्परेचर कम हुआ है, उस बेस पर आप इनके साइन कन्वेंशन लगा पाओगे। और नहीं तो क्वेश्चन में हमेशा गड़बड़ निकलेगी आपके, समझ रहे हैं? तो अगर कभी भी सिस्टम को हीट दी जाए तो आप क्या बोलोगे? क्यू, पॉजिटिव। और अगर सिस्टम से हीट ली गई है तो, है ना, सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया है तो पॉजिटिव। सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम के ऊपर किया गया तो निगेटिव, और सिस्टम ने किया है तो पॉजिटिव। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो डी यू पॉजिटिव, और टेम्परेचर कम हो रहा है तो डी यू नेगेटिव। क्लियर है? ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए, तो एक बात बताओ, अगर आप लोग समझ गए तो, एक डब्बा है, उसको हम वैक्यूम में लेके गए, है ना? कहाँ लेके गए? और हमने उस डब्बे में गैस जो भरी थी उसका ढक्कन खोल दिया, तो गैस ऐसे फैलने लगी। तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा? जीरो। और वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो कहाँ गया? गैस फैल रही ना, तो क्या होगा वर्क डन? बोलो। तुमने जीरो क्यों बोला? क्या? तो वैक्यूम में तो क्यों? एक्सप्लेन करो ना उसको, क्या सोच के बोला है? क्या होगा? जीरो। क्यों होगा जीरो? क्योंकि वैक्यूम है, और गैस को फैलने के लिए किसी के ऊपर फोर्स लगाने की जरूरत है ही नहीं। बाहर सराउंडिंग है ही नहीं। नहीं समझ रहे? बाहर सराउंडिंग नहीं है। तो बाहर सराउंडिंग नहीं है, तो आपको फैलने के लिए किसी के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा क्या? और आप फोर्स ही नहीं लगा रहे, तो वर्क डन जीरो। आप अपने आप फैल रहे हो, उसके लिए आपको कोई कोशिश
नहीं करनी पड़ रही, तो इसलिए वर्क डन क्या है, जीरो। समझ गए, याद रखना। वरना वहां पे आप सोचो कि वर्क डन बाय गैस पूछा गया है ना, लगा दो पॉजिटिव, क्या रहेगा वहां पे, जीरो। ठीक है, चलिए। तो अब करेंगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किस पर बेस्ड, थर्मोडायनेमिक्स पे, है ना। अच्छा एक चीज और लिख लो, साइक्लिक प्रोसेस हेडिंग डालो, साइक्लिक क्लिक 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 प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस तुला माहिती आहे का, साइक्लिक प्रोसेस काय आहे, जो जहां से चलती वहीं लौट के आ जाती है, और उसका सब कुछ क्या हो जाता है, क्या, जीरो, सब कुछ सेम हो जाता है, जैसे ऐसे गई और ऐसे गई, है ना, ए बी, है ना। तो देखो इसको प्रेशर मान लो यहाँ पे पी था, फिर वी था, और फिर टेम्परेचर टी था, तो वही सब कुछ वापस से उसका फिर से हो गया। समझ रहे हो ना। तो लिख लो, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ऑल रिमेन्स सेम, ऑल रिमेन्स सेम। ठीक है, सब कुछ क्या रहता है, समय, है ना। अच्छा एक बात बताओ, सब कुछ सेम है, तो देखो जरा, पूरी साइक्लिक प्रोसेस की बात करें, जहां से चले थे लौट के वहीं आ गए, तो टेम्परेचर वही का वही हो गया, तो टेम्परेचर में कुछ चेंज हुआ क्या, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या हो जाएगा, जीरो। डी यू क्या होता है अपना, F/2 म्यू आर डी टी, और टेम्परेचर तो वही हो गया, तो चेंज जीरो टेम्परेचर में, तो डी यू क्या हो गया। तो आज से एक बात गांठ बांध लो, कि साइक्लिक प्रोसेस कभी भी मिली, सबसे पहला काम डी यू जीरो, पूरी साइक्लिक प्रोसेस के लिए। ऐसे नहीं केवल ए से बी गए तब डी यू जीरो होगा, नहीं, ए से बी नहीं। समझ रहे हो ना। अगर आप लौट के उसी जगह पे आ गए, तो ए से बी की इंटरनल एनर्जी प्लस बी से ए की इंटरनल एनर्जी, और इसमें टोटल चेंज आपका हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, जीरो। ये बात याद रख पाओगे। एक साइक्लिक प्रोसेस में टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है। अब किसी के मन में एक बात आती है, पता क्या बात आती है, सुन लो। सर वॉल्यूम भी तो कांस्टेंट है, तो वर्क डन होता है पी डीवी, और वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डीवी क्या हो गया, जीरो, तो वर्क डन भी क्या हो गया, जीरो। लेकिन ऐसा नहीं होता, है ना। ऐसा क्यों नहीं होता, ध्यान से सुनो। क्योंकि ए से बी जाने के लिए कुछ हीट दी जाती है ना। तो अब वर्क डन क्या है, वर्क डन के लिए, वर्क डन एक पाथ फंक्शन है, वर्क डन क्या है, एक वर्क डन रास्ते पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो आपका जाने का रास्ता अलग था और आने का अलग है, इसीलिए वर्क डन हो गया। समझ रहे हो ना। अगर आपका जाने और आने का रास्ता सेम होता तो वर्क डन क्या हो जाता, जीरो हो जाता, है ना। तो अभी हम ये समझाएंगे कि कौन पाथ पे डिपेंड करता है और कौन केवल स्टेट पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर केवल किस पे डिपेंड करता है, स्टेट पे, ए पे और बी पे। उसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आप किस रास्ते से गए, आप रास्ता कुछ भी फॉलो करो। आप यहां से ए से बी जा रहे हो ना, चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे आप कैसे भी जाओ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हर रास्ते में सेम होता है, क्योंकि आप अपना स्टेट, स्टेट मतलब डेस्टिनेशन, चेंज नहीं कर रहे हो। तो आपका टेम्परेचर जो है वो डेस्टिनेशन पर डिपेंड करता है, और वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। इसलिए वॉल्यूम सेम होने के बावजूद भी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि पाथ जाने का और आने का अलग अलग था। समझ रहे हो। ठीक है, तो इसको लिख के काटो, वरना आपके मन में ये डाउट कभी भी आ सकता है कि सर आपने जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट करके डीटी जीरो कर दिया और डीयू जीरो कर दिया कि नहीं, तो ये क्यों नहीं करा जीरो, है ना।
तो इसको लिख के कट करो, वर्क डन जीरो नहीं होता, है ना। तो जब भी साइक्लिक प्रोसेस दिखे, सारे काम छोड़ो, डीयू को सबसे पहले क्या कर दो, जीरो। कहा जाले तुला है, साइक्लिक प्रोसेस में डीयू जीरो, साइक्लिक प्रोसेस में डीयू, साइक्लिक प्रोसेस में डीयू, साइक्लिक प्रोसेस में डीयू। बोल नहीं रहा इधर, क्या बोला हमने, साइक्लिक प्रोसेस में डीयू जीरो, डीयू है क्या ये, अरे मर गए। डीयू क्या है ये, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, बर का। बहुत सही। मैंने वो सब नहीं लिखा, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिमेन सेम, वही साइड में लिख लो। साइक्लिक प्रोसेस में जब आप एक साइकिल कंप्लीट करते हो तो आपका प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर सब कुछ क्या रहता है, सेम। ठीक है, चलिए। देखो यहाँ पे दोस्त, ये मान लो आपका घर, बताया था क्या हमने ऐसा, नहीं बताया क्या, ये आपका घर है, कैसा लग रहा है, ये द्वार है, सही लग रहा है क्या, ठीक है। तो ये उसका घर, उसका, जिसका मानना हो, ठीक है। तो ये आपका घर, ये उसका घर, ये आप हो, ये वो है, ठीक है। और आप उससे मिलने जाते थे इस रास्ते से, जाते थे, क्यों, क्योंकि आपके अंदर आग लगी थी आपके दोस्त से मिलने की, है ना, सही है। तो आप जब जाते थे तो आपके अंदर आग थी, इंटरनल एनर्जी, है ना, गाड़ी पे बैठ के जाते थे, हीट लगती थी, मतलब गाड़ी में पेट्रोल वगैरह, है ना। और आप कुछ वर्क करते थे, क्या करते थे, कुछ वर्क करते थे, गाड़ी चला के ले जाते थे, है ना, ये आपका वर्क है। अचानक से एक दिन उसके पापा को पता लग गया, तो उसके पापा उस रास्ते में ही बैठ गए, उस रास्ते में ही बैठ गए, सही है। हाँ बैठ गए पापा, पापा बैठ गए, आपको पता लगा, आपने रास्ता बदल दिया, अब आप इस रास्ते से जाने लगे, अब आप इस रास्ते से जाने लगे, तो आप ध्यान से सुनना, रास्ता बदल गया ना। तो रास्ते में जब पापा बैठ गए तो आप इस रास्ते से जाने लगे, तो रास्ता बदल गया, इससे क्या आपके अंदर की आग बदल गई क्या, वो आज भी उठती है, मिलना है दोस्त से, समझ रहे हो ना। तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज, वो तो आज भी है, मिलना है, भले ही नदी तैर के जाना पड़े, पहाड़ चढ़ के जाना पड़े, लेकिन जाएंगे, है ना। लेकिन रास्ता बदल गया, इसलिए गाड़ी में लगने वाली पेट्रोल बदल गई, ये चेंज हो गई। और अब आपको ज्यादा गाड़ी चला के जानी पड़ रही, तो आपका काम भी बदल गया, समझ गए। तो क्या क्या बदला, वर्क डन और हीट बदली, तो केवल क्या नहीं, आपके अंदर की आग, जो आज भी क्या चाहती है, बस मिलना है दोस्त से, समझ रहे हो। उसकी मम्मी को भी पता लग गया, मम्मी इस रास्ते पे बैठ गई, तो आप इस पहाड़ वाले रास्ते से जाने लग गए, टिंग चिक टिंग चिक टिंग चिक टिंग चिक टिंग चिक। और मिल रहे हैं, ये मिल के आज भी आए, तो क्या हुआ, आग आज भी वही है, समझ रहे हो। लेकिन क्या बदल गया, अब और ज्यादा पेट्रोल लगेगी, और ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो आप समझ रहे हो।
हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी, इन तीनों में ये जो दो लोग हैं ये पाथ फंक्शन है। क्या है ये आपके पाथ पर डिपेंड करते हैं, समझे। और इंटरनल एनर्जी केवल स्टेट फंक्शन है। बात समझे? बोलो, समझ में आएगी नहीं बात? याद रख पाओगे? तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखो। पीवी ग्राफ आपको दे दिया, आप स्टेट ए से स्टेट बी गए तीन अलग अलग रास्तों से, एक, दो, तीन, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि वर्क डन, हीट, इंटरनल एनर्जी, इनमें रिलेशन लिखो तीनों पाथ के। पूछा कुछ भी जा सकता है उनमें से कोई एक चीज। हीट का रिलेशन बताओ चलो तीनों पाथ के, या फिर वर्क डन का रिलेशन बताओ, या फिर इंटरनल एनर्जी का रिलेशन बताओ। ये पाथ वन है, ये पाथ टू है और ये पाथ, तो आप बताओ इंटरनल एनर्जी का रिलेशन क्या रहेगा? सेम है ना। तो du1 इक्वल्स टू du2 इक्वल्स टू du3। कोई दिक्कत? जीरो मत लिखना। साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, ये साइक्लिक प्रोसेस है क्या? दिख तो नहीं रही किसी को? ये केवल जाना जाना है, लौट के नहीं आ रहे आप। ये साइक्लिक प्रोसेस है क्या? क्योंकि ये एरो गया तो है, लौट के नहीं आ रहा, है ना। तो डीयू में जो चेंज आएगा वो तीनों में क्या रहेगा यहाँ पे? सेम। अच्छा, अब वर्क डन का रिलेशन भी बता सकते हो, कैसे? एरिया अंडर द कर्व। सबसे ज्यादा एरिया किसने बनाया वॉल्यूम एक्सिस पर? वन ने। दिख रहा है? उसके नीचे का एरिया सबसे ज्यादा है, देखो, है ना। तो W1 ग्रेटर देन, और सबसे कम किसने बनाया? इसके नीचे का एरिया है ना, थ्री ने। तो W2 इज ग्रेटर देन W। अब बात आई किसकी? हीट की। हीट का क्या करो? तो हीट के लिए आपको जाना पड़ेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। Q इक्वल्स टू W प्लस DU। DU तीनों रास्तों का सेम है, तो जिसका W ज्यादा रहेगा उसकी हीट भी ज्यादा रहेगी। तो इसलिए Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3। क्या आपको ये समझ में आया? बोलो जल्दी। इसमें से कुछ भी एक ऑप्शन आपके चार ऑप्शन में हो सकता है, वो आपको टिक करना है, समझे। तो कभी भी ऐसे दो तीन रास्ते देकर अगर वो आपसे पूछे किसमें हीट ज्यादा लगी है, किसमें वर्क डन ज्यादा हुआ, तो ऐसा वर्क डन बताना तो बहुत आसान रहता है ना, क्योंकि वर्क डन में तो अपन क्या देखते हैं? एरिया अंडर द कर्व। और अगर स्ट्रेट बदल नहीं रही तो डीयू क्या होता है सबका? सेम। यार जीरो जीरो लगे यार, डीयू क्या होता है? सेम, है ना। साइक्लिक प्रोसेस थोड़ी है यहाँ पे, ठीक है। और रही बात हीट की, तो हीट आपको पता लगेगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। आप क्या बोलोगे? डीयू सबका क्या है? सेम। और डीयू सेम है तो फिर जिसका वर्क डन ज्यादा उसकी हीट ज्यादा, लिख दिया। समझ में आया? ठीक है। तो नीचे लिखो फिर, ये डायग्राम बनाओ, ऐसे करके लिखो। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, 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 स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। लिखो इसमें, हीट एंड वर्क डन आर पाथ फंक्शन एंड इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। और ये आपको एक्सप्लेन करना आएगा। अगर कोई बोले क्यों है ये पाथ फंक्शन और क्यों है वो स्टेट फंक्शन, तो कैसे समझाओगे? ऐसे ही समझा दोगे जैसे हमने समझाया? इससे अच्छा और क्या समझ सकते हैं बताओ? ठीक है, चलिए। और ये एग्जाम्पल करके ये लिख लो। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्या पता आपके पीवाई क्यू में भी हो। साइक्लिक प्रोसेस कभी भी मिले तो पहला काम, क्या खड़ी हो? प्राजक्त, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? प्राजक्ता। बताओ, साइक्लिक प्रोसेस कभी भी मिले तो पहला काम?
क्या मतलब नहीं मतलब? साइक्लिक प्रोसेस कभी भी मिले तो पहला काम डेल्टा यू जीरो, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगी। साइक्लिक प्रोसेस कभी भी मिले तो पहला काम डी यू जीरो, इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो, क्योंकि आप लौट के वहीं आ गए ना। तो जो इंटरनल एनर्जी पहले थी वही अभी है, बाद में है ना फाइनल। तो चेंज क्या हुआ? जीरो का। समझ रहे हो? क्या ये साइक्लिक प्रोसेस है? नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल रहे अभी, है ना। ये तो बस प्रोसेस है। बैठ जाओ। क्या कोई बता सकता है? क्या कोई बता सकता है? क्यों? बता सकते हो क्या? ए से बी जाने का जो सेकंड नंबर का पाथ है, कौन सी प्रोसेस है? आइसो बारिक। देखो प्रेशर कांस्टेंट है, ऐसी बस जनरल नॉलेज के लिए पूछा आपसे। ठीक है। ए से बी जाने का जो सेकंड नंबर का पाथ है ना, वो आइसोबैरिक प्रोसेस है। चीख चीख कर बता रहा है वो आपको। बरका, ओ बरका। चलो। ठीक है। आगे बढ़े। तो बताओ पाथ फंक्शन कौन कौन है? और स्टेट फंक्शन? टेम्परेचर है ना, इंटरनल एनर्जी। ठीक है। चलिए। चलो, तो यहां तक सब क्लियर है। तो निकालो जरा, आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं। तुम लोग होमवर्क लिखो, टारगेट निकालो। एक बुक में निकाल के दो टारगेट। तो आज आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया। अब मेरे दोस्त एक बात सुनना जरा। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ठीक है। अच्छा, एक बात सुनो। इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसे आपको एक प्रोसेस दी गई है, देखो ये कैसी प्रोसेस है बोलो? साइक्लिक प्रोसेस। तो अगर आपको ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल स्पेशल किसी एक प्रोसेस के लिए लगाना है, बस ए से बी, तो इसमें हर डेटा क्या होना चाहिए? ए से बी का टोटल कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना। और अगर आपको ये प्लॉट लगाना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरी साइकिल के लिए, तो पूरा डेटा पूरी साइकिल का ही होना चाहिए, इंडिविजुअल का कुछ नहीं होना चाहिए। क्या आपने हीट रख दी ए से बी तक की और सॉल्व कर रहे हो पूरे के लिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझे? अगर आप इंडिविजुअल के लिए सॉल्व कर रहे हो तो इंडिविजुअल डेटा यूज करोगे, और अगर पूरे के लिए सॉल्व कर रहे हो तो हर चीज पूरे की होनी चाहिए। बात समझे? जैसे मान लो, इसकी जगह आपको मान लो ऐसा दे दिया, पीवी ग्राफ, ट्राइंगल, ये लो, ए से बी, बी से सी, सी से ए। तो अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केवल लगाना चाहते हो ए से बी के लिए, तो हर चीज ए से बी की ही होनी चाहिए। ए से बी में कितना वर्क डन हुआ, ए से बी में कितनी हीट लगी, ए से बी में कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, टोटल का कुछ भी यूज, टोटल की तो डी यू जीरो है। लेकिन अगर आप ए से बी तक के लिए सॉल्व कर रहे हो तो डी यू केवल कौन सा यूज होगा? ए से बी तक की, और उसको जीरो आप नहीं कर सकते अगर वो खुद ही जीरो नहीं होना चाह रहा है तो। समझ रहे हो? खुद जीरो होना चाह रहा है तो फिर कर दीजिए। लेकिन वो साइक्लिक प्रोसेस का डी यू जीरो हो रहा है, इसलिए बोल के नहीं करोगे तुम। समझ रहे हो? अगर आपको बी से सी तक के लिए सॉल्व करना है तो हर डेटा किसका लिखोगे?
बी से सी तक का टोटल वाला कुछ भी यूज मत करना, कि टोटल इस प्रोसेस में 50 जूल हीट बाहर निकली, तो वो टोटल में बाहर निकली, बीसी में बाहर नहीं निकली। वरना आप हीट बीसी की जगह वो टोटल वाली यूज कर लो। बात समझ रहे हो? तो अगर आप साइक्लिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा रहे हैं, तो अगर कोई डेटा टोटल का यूज करना चाहते हो तो उसमें सब कुछ टोटल का ही होना चाहिए। जैसे मान लो ए से बी के लिए सॉल्व करना है, तो हीट भी ए से बी तक की ही होनी चाहिए, वर्क डन भी ए से बी तक का ही, और इंटरनल एनर्जी भी ए से बी तक की ही होनी चाहिए। समझे? अगर आप ए से बी, बी से सी तक का देखना चाहते हो, है ना, या बी से सी तक का देखना चाहते हो, तो हीट भी बी से सी तक की होनी चाहिए, वर्क डन भी बी से सी तक का होना चाहिए, और इंटरनल एनर्जी में चेंज भी बी से सी तक का होना चाहिए। अगर दिया गया है तो लिखिए, नहीं दिया गया तो फालतू दिमाग मत लगाइए, टोटल वाला कुछ डेटा मत रख देना यहाँ पे, है ना। डीयू तो जीरो कर ही मत देना, अगर वो खुद जीरो नहीं है तो। समझ रहे हो? अरे सर ने पढ़ाया था साइक्लिक प्रोसेस है, इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो। अरे भैया हमने पूरे के लिए बताया था जीरो, बीसी के लिए नहीं बताया था। समझ रहे हो? हाँ, अगर आपको सीए के लिए लगाना है तो हीट भी सी से ए तक की होनी चाहिए, वर्क डन भी सी से ए तक का होना चाहिए, और इंटरनल एनर्जी में चेंज भी सी से ए तक का होना चाहिए। अगर आपको पूरी साइक्लिक प्रोसेस के लिए लगाना है तो सब कुछ ऐसा होना चाहिए, ए से बी से सी से ए, है ना। और इस केस में आप खुशी खुशी डी यू जीरो लिख सकते। इस केस में जब आप पूरे के लिए लगाओगे तो वहां पे हीट भी पूरे की होनी चाहिए, इसकी प्लस इसकी, तीनों प्रोसेस की हीट होनी चाहिए। समझ रहे हो? वर्क डन भी तीनों का होना चाहिए, इसका वर्क डन प्लस इसका वर्क डन प्लस इसका वर्क डन, तीनों का वर्क डन होना चाहिए। तीन प्रोसेस है ना यहाँ पे, एक दो तीन, ये लाइन प्रोसेस को बताती हूँ। ठीक है, तो वर्क डन भी तीनों का होना चाहिए, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से ए। और इंटरनल एनर्जी यहाँ पर आप खुशी खुशी क्या कर सकते हो, जीरो कर सकते हो इस केस में, खुशी खुशी। बाकी किसी केस में जीरो तभी कर सकते हो अगर आप ठोक के आपको पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे जीरो है। और वो कब होगी? जब आपको क्लियर नजर आ रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट। जब आपको क्लियर, जैसे मान लो आपको ये दिया गया टी, टी ग्राफ क्या दिया गया, और मान लो प्रोसेस ऐसी है ना, तो टोटल की तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे है ही जीरो, साइक्लिक प्रोसेस है। साथ ही साथ यहाँ पर ए से बी के लिए भी ध्यान से देखो टेम्परेचर क्या है, तो ए से बी में भी जीरो। टोटल तो है ही साइक्लिक, तो वहां तो जीरो रहेगी टोटल के लिए, टोटल के लिए डीयू क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि क्या है वो। लेकिन साथ साथ यहाँ पे ए से बी का भी इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या रहेगा, जीरो। क्यों? टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो, लेकिन अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है कि है, तो भैया डीयू जीरो मत करना इंडिविजुअल में। हाँ, बाकी साइक्लिक टोटल के लिए जीरो कर सकते। समझ गए? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। कभी आपको इंडिविजुअल का डेटा दिया जाएगा और इंडिविजुअल का ही कुछ पूछा जाएगा, तो इंडिविजुअल के लिए लगाना केवल क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और टोटल के लिए कुछ डेटा दिया गया हो, टोटल का ही कुछ पूछ रहे हो, तो टोटल का यूज करना। ओ बरका है, लोरी सुना रहेगा, कहा समझे? अपने मन में ये बातें दोहराओ। ठीक है, क्या दोहरा रहे हो मन में? बोलो जरा सभी लोग कुछ भी अपने मन से, क्या दोहरा रहे हो? सभी लोग बोलेंगे, अपने मन से बोलो क्या दोहरा रहे हो। बोल ही नहीं पा रहे। तो डी यू जीरो, एक तो ये है। दूसरा, और डी यू कब जीरो कर सकते हो, जब साइक्लिक प्रोसेस पूरे के लिए देख रहे हो, है ना। ठीक है, तो जब भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ तो आपको ख्याल रखना होगा कि आप एक स्पेशल पूरी साइक्लिक के लिए यूज कर रहे हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या केवल स्पेशल एक प्रोसेस के लिए। अगर स्पेशल एक प्रोसेस के लिए यूज कर रहे हो तो पूरा डेटा उस प्रोसेस का ही होना चाहिए। और अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरी साइकिल के लिए यूज कर रहे हो तो पूरा डेटा टोटल का होना चाहिए, वर्क डन भी टोटल होना चाहिए, हीट भी टोटल होनी चाहिए, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी टोटल होनी चाहिए, जो कि जीरो होता है। बात समझ रहे हो? वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, देखो दोस्त।
वरना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो सबको पता है, क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, तो क्या सीखे? क्वेश्चन को पढ़ते समय डेटा को अच्छे से लिखना, ये इंडिविजुअल का दिया गया है या टोटल का दिया गया, पर इसके लिए हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, दिखाओ। वो पिंक कलर वाली टारगेट। अरे तुमने निकाल ही नहीं पाई तब से। नीचे मिलेगा MST CT न्यू करके। पर का, देखो तुम रह गई यार। तुम स्लो स्लो काम कर रही हो। चलो, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लिखो, पहले एक आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। पर का, लिखो, 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड, 110 जूल heat is added to a system whose internal energy change whose internal energy change is 40 joule. Then find the external work done. तो वर्क डन कितना हुआ, है ना? तो चलिए ध्यान से देखो, हीट दी गई है कि ली गई है? दी गई है। एडेड टू द सिस्टम, ये लिखा है ना, कितनी? और दी गई है इसलिए क्या लिखोगे? प्लस। अच्छा, इंटरनल एनर्जी उन्होंने खुद ही दी है, चेंज कितने से हो रही है? 40। और क्या पूछा है? वर्क डन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डी यू। क्यू कितना दिया है? 40। डब्ल्यू पूछा है, और ये 110। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? अच्छा, उल्टा। 110 डब्ल्यू प्लस 40 और वर्क डन आ गया। पॉजिटिव वर्क डन आ रहा है, मतलब सिस्टम ने सराउंडिंग को हरा दिया। ठीक है, चलिए, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे करवाया है। ठीक है, क्वेश्चन कल हम ही स्टार्ट कराएंगे, तुम लोग नहीं रहे। ठीक है, क्वेश्चन हम ही कराएंगे, क्योंकि आप ट्राई करोगे, सॉल्यूशन देख दाख के आ जाओगे, फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो अपना इस तरीके से 50% निपट गया, ये है ना थर्मोडायनेमिक्स। अब बची इसमें प्रोसेस, क्या बची है? ठीक है, तो कल वो प्रोसेस अपन, कल नहीं, अब आपका कल गुरुवार, तो कल हम इसके क्वेश्चंस कराएंगे। और शुक्रवार को और शनिवार को पेपर है ना। शुक्रवार को हम 3 प्रोसेस पढ़ा के सैटरडे को उसकी प्रैक्टिस लेंगे, और सैटरडे को एग्जाम में वहां तक रहेगा। ठीक है, ठीक है, चल। वीडियो का टाइम रहा नहीं अब, बहुत बड़ा वीडियो है, 2 मिनट बचे हैं। कल आते से दिखा देंगे। ठीक है,
थर्मोडायनेमिक्स की कॉपी दिखाना। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पर बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन, है ना? चलो।